Assalamu alaikum everyone. This is your own teacher Azhar Khurshid gives you an enthralling, a mesmerizing and a warm welcome into another video session of grade 9. And the topic that we have opted to talk about today is actually the sequel of yesterday's session in which we've talked about application writing. But before starting it, let me begin by the name of who created everything, called the uncreative, Allah subhanahu wa ta'ala. Let me start it by the holy verses of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. Okay, yesterday we have talked about application writing. I told you the definition of it. We've talked about what is an application. So I told you what it was. It was an application is a written request. To whom applications can be written, I elaborated that. As it is a request, whether it is a written request, as we can request to anyone, we can write an application to anyone. An application can be written to anyone. Why do we write applications? Okay, fine. We know what is application. We know we can write applications to others. But what's the purpose of writing this? There are a lot of things that we write or we do. There must be a purpose behind anything. So I told you there were numerous reasons, but I actually lined up these three according to your academics as well as according to your examinations. आपके grade 9 की examination के हवाले से और साथ ही साथ आपके स्कूल में मतलब स्कूल के premises के हवाले से आपको मैंने समझाया था कि क्या क्या reasons हो सकते हैं. वैसे तो numerous reasons हैं इसके बेहद इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं एप्लीकेशन लिखने की, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा सिर्फ उन रीजंस की जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं या जो आपकी स्कूल की हद तक रिलेटेड है. ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था हम एप्लीकेशन लिखते हैं परमिशन एक्वायर करने के लिए, हम एप्लीकेशन लिखते हैं फेवर्स के लिए, हम एप्लीकेशन लिखते हैं सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स की इशूएंस के लिए. ठीक है, फिर मैंने आपको एग्जांपल्स एक्चुअली कोट करके बताई थी. ये वो एग्जांपल या सैंपल एप्लीकेशंस हैं जो कि आपसे एग्जाम में ऑलरेडी पूछी गई हैं. ठीक है, जिसमें से मैंने 3 अलग अलग टॉपिक्स आपको बताए थे. अच्छा, हर एप्लीकेशन आपके एग्जाम में ऐसी ऐसे पूछी जाती है. राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ स्कूल टू अलाउ योर क्लास टू गो ऑन पिकनिक, लाइक टू राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस. ठीक है, ऑफ योर स्कूल. ये तो हर में आपको मिलेगा. आगे जो 2 के बाद होता है ये आपके पास मेन आपका एस्पेक्ट या टॉपिक होता है, आपको किस हवाले से लिखना है. पहले वाले में आपको अपनी क्लास के साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं, यकीनन आप परमिशन चाह रहे हैं. दूसरे में आपको जो है वो एक वीक की सिक लीव चाहिए, फेवर चाह रहे हैं आप. तीसरे में चाह रहे हैं कि आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाए या आप डॉक्यूमेंट इशूएंस चाह रहे हैं. अच्छा, जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी वो काइंडली यूट्यूब पे जाके सेशन चेकआउट कर लें, तो उन्हें अच्छी डिटेल ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि सब कुछ मैं कल पढ़ा चुका था. सो नॉट गोना स्पेंड माय टाइम मोर इन दिस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के 3 हिस्से होते हैं. द वन इज कॉल्ड हेडर, द सेकंड इज कॉल्ड बॉडी एंड द अदर इज नोन एज फुटर. इट्स नॉट फुटर, इट्स हेडर, बॉडी एंड फुटर. हम लोगों ने जैसे ऐसे राइटिंग में पढ़ा था कि ऐसे राइटिंग के 3 पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. लेकिन यहाँ पे क्या है, हेडर, बॉडी और फुटर. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके पहले कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे फिर उनकी एग्जांपल्स देखेंगे. तो मेरे पास यहाँ पे हेडर के कंपोनेंट्स हैं. हेडर क्या होता है? हेडर यानी कि हेड यानी सबसे ऊपर होता है. इन द हेडर एड्रेस ऑफ द रिसीवर इज रिटन. ठीक है, यानी कि अगर आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं तो देखिए सीधी सी बात है, एप्लीकेशन एक रिसीवर होता है उसका और एक राइटर होता है. मिसाल के तौर पे अगर उमर सलमान को अर्लियर लीव चाहिए स्कूल से, ठीक है, तो ये कौन होंगे? राइटर हैं या सेंडर होंगे. और मैम को अगर ये भेजते हैं या हेडमास्टर को भेजते हैं या ये प्रिंसिपल को भेजते हैं तो वो मैम या प्रिंसिपल या हेडमास्टर कौन होंगे? रिसीवर होंगे. तो हम सबसे पहले एड्रेस ऑफ द सेंडर नहीं लिखेंगे, एड्रेस ऑफ द रिसीवर लिखेंगे. और इसको लिखने का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस. अच्छा, मैं आपको बता दूं, जैसे आजकल के जमाने में तो अब जो लेटर्स वगैरह लिखे जाते हैं बेटा, ये सब हो गए डिजिटाइज. और डिजिटाइज होने की वजह से डियर से सारी चीजें स्टार्ट कर दी जाती हैं. अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ईमेल लिखूंगा तो मैं ईमेल एड्रेस लिखने के बाद ये थोड़ी लिखूंगा टू दिस एंड दैट. जाहिर सी बात है, जिसको मैं ईमेल कर रहा हूं अगर वो कंसर्न चीज उसी शख्स के लिए तो मुझे उसका एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके नाम पे पहुंचेगा. लेकिन अर्लियर जब लोग मेल करते थे, मेल कह रहा हूँ, ईमेल नहीं कह रहा, मेल का मतलब होता है डाक या खतो किताबत. ठीक है, लेटर्स के एक्सचेंज करना, इसको कहते हैं मेलिंग. ठीक है, लेटर्स या चिट्स का या नोट्स का एक्सचेंज करना आपस में क्या कहलाता है? मेलिंग. अच्छा, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. बिल्कुल इसी तरीके से जब लोग मेल किया करते थे तो जो एनवेलप होता था उस पर भी एड्रेस लिखा जाता था और अंदर भी.
कि खुदा ना खास्ता अगर एनवेलप मिसिंग हो जाता है तो अंदर जो चीज होगी उससे एड्रेस जानकर उस शख्स के यहाँ तक ये चीज पहुंचाई जा सकती है। और आपको पता है आज भी जितने भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो सब के सब नोटिफिकेशंस के जरिए होते हैं। मिसाल आपको मैसेज देता हूँ कि भाई अचानक सईद गनी साहब हमारे यहाँ के सिंध के क्या हैं, ये वजीर तालीम है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो आकर किसी के हवाले से कोई भी बात कर देते हैं, मिसाल के तौर पे स्कूल कब से खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो ये बात मीडिया पे भी चल जाए, लोग इन्फॉर्म भी हो जाएं, लेकिन स्कूल वाले या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकती जब तक उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्या नहीं किया जाए, जब तक उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशू ना किया जाए। नोटिफिकेशन जब तक रिटन फॉर्म में नहीं होगा, जब तक कोई भी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने आकर मीडिया पे बात क्लियरली कह दी है। इस वजह से कहा जाता है कि ज्यादा वर्थ वाइल हमेशा रिटन होती है चीज। तो आप कभी भी किसी से कोई भी बातचीत करें, मिसाल के तौर पे कोई लेन देन करें, कोई डील करें, तो हमेशा आप अपने फ्यूचर में इंशाल्लाह तो काइंडली डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ कि आप सब चीजें क्या करें, रिटन में करें। खैर, हेडर पे आते हैं। हेडर में हमारे पास देखें क्या क्या चीजें आती हैं। अब तो हेडर समझ आ गया आपको क्या है, ठीक है, और क्यों लिखा जाता है। द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर, सबसे पहले हम लिखते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है बच्चों ओहदा, ठीक है। ओहदे का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूं किसी बैंक के मैनेजर को, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मेरी कोई क्वेरी थी, मेरे कुछ पैसे जो है वो मैंने एटीएम से मिसाल के तौर पे बिल की पेमेंट की थी, और वो बिल की पेमेंट तो मैं उससे डिडक्ट हो गई है लेकिन बिल पे नहीं हुआ, सही है। तो मैंने एक क्वेरी वहां पर जमा करवाई और मैं लिखता हूँ द मैनेजर। मुझे हालांकि पता है कि मैनेजर का नाम मुबश्शिर साहब है, या मैनेजर का नाम है मुबश्शिर आलम, मिसाल के तौर पे मैं नहीं लिखूंगा टू मुबश्शिर आलम, मैं लिखूंगा टू द मैनेजर। क्योंकि आप जब कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं तो आप हमेशा किसको लिखते हैं, पोस्ट को। यू ऑलवेज कंसर्न टू द पोस्ट। आपको काम होता है अकाउंट खुलवाना है तो आप मैनेजर के पास जाते हैं, समझ आ गई बात। आप फला शख्स के पास नहीं जाएंगे, आप मैनेजर के पास जाएंगे। ये ऑफिशियल तरीकेकार यही होता है, ठीक है। द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर। दूसरी चीज होती है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, चले मैंने कहा कि द मैनेजर, अब वो मैनेजर हो सकता है किसी फूड रेस्टोरेंट में फूड चेन में हो सकता है किसी बैंक का हो सकता है किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हो सकता है किसी फुटबॉल क्लब का हो। तो सिर्फ मैनेजर लिखना ही काफी नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन का नेम बहुत जरूरी होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैंने बता दिया द मैनेजर, मैंने बता दिया ऑर्गेनाइजेशन का नेम। अब डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आता है। डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसका एड्रेस, जो भी चीजें हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूँ भाई मैकडोनल्ड्स मस्कन कैंपस। अच्छा ये बताएं क्या कैंपस हो सकता है? कैंपस कभी भी किसी फूड चेन का नहीं होता। कैंपसेस आर ऑल वेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, उन सब के कैंपसेस होते हैं। लेकिन किसी फूड चेन की का कैंपस नहीं होता, उसकी ब्रांच होती है। दिस ब्रांच दैट ब्रांच, समझ आ गई बात। मस्कन ब्रांच, गुलशन ब्रांच, दिस ब्रांच और दैट ब्रांच। अच्छा, एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आएगा, जो है ब्लॉक, टाउन, सिटी। आप इसको जितना डिटेल में लिखते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। आप अगर चाहें सिंपली तो आप क्या कर सकते हैं, टाउन और सिटी भी लिख सकते हैं या सिर्फ सिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा वर्थ वाइल नहीं होता। तो इफ यू वांट टू मेक इट मोर वर्थ वाइल एंड अट्रैक्टिव, यू आर सपोज्ड टू राइट इन डिटेल। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते हैं, लाइन स्किप करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन लिखते हैं। अब ये बात आपको यहां तक मैंने समझाई है, लेकिन ये बात ज्यादा समझ आपको कब आएगी, जब आप अपनी आंखों से एग्जाम्पल देखें, ठीक है। Here we have the example. अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था, told in the yesterday's class, that what's the difference between sample application and a real application. A real application has always been written in a real situation. एक real situation में real application लिखी जाती है। मैंने आपको कल एग्जाम्पल दी है कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए, अर्लियर जाना है स्कूल से, या कोई इश्यू हो गया है, तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में लिखेंगे। आपको मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद किसी कजन की शादी में जाना है, ज़हरा सलीम की तरह, तो आप क्या करेंगे, सिचुएशनल और ये रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन लिखेंगे, अप्रूवल मिलेगा और आप चले जाएंगे। ये रियलिटी बेस्ड है, लेकिन एग्जाम में आप बैठकर कोई रियल एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। एग्जाम के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ना ही आप लिखेंगे एग्जामिनर को। और एग्जामिनर क्या होता है मैं बता चुका था कल, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ एब्सेंट थे, दोबारा दोहरा देता हूँ। एग्जामिनर कहते हैं जो एग्जामिन करता है। एग्जामिन का मतलब होता है जांचना या उस पे उसको अच्छी तरह से देखना, ठीक है, टू फाइंड द फ्लॉज। जो कॉपी चेक करते हैं उनको एग्जामिनर कहा जाता है। एग्जामिन करते हैं एक्चुअली, वो चेक नहीं करते। और जो उनमें मार्क्स की रीचेकिंग करते हैं उनको चेकर कहा जाता है। समझ आ रही बात?
यानी जो कॉपी एग्जामिन करते हैं उनको एग्जामिनर कहा जाता है। तो आप कभी ये नहीं कहिएगा कि सर चेक कर कॉपी गलत चेक कर, आप कहेंगे एग्जामिनर। मिसाल के तौर पर आप लोग एग्जाम देते हैं और मैं कॉपी आप लोगों की चेक करता हूँ, तो वो चेक नहीं करता, मैं एग्जामिन करता हूँ, तो मैं एग्जामिनर। समझ आ गई बात? बिल्कुल वैसे ही एग्जामिनर आपसे जब उसने आपको क्वेश्चनियर में, आपके बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन दिया है कि भाई आप अपनी टू अलाउ योर क्लास टू गो ऑन पिकनिक, ठीक है, आप लिख रहे हैं कि भाई अलाउ योर क्लास टू गो ऑन पिक, अलाउ माय क्लास टू गो ऑन पिकनिक एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। तो जाहिर सी बात है आप अपने क्लास फेलोज के हवाले से नहीं लिख रहे और ना ही आप लिख रहे हैं अपने हेडमास्टर, बल्कि आप एग्जामिनर को ये लिखकर दिखा रहे हैं कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आपको किसी भी टॉपिक पे एप्लीकेशन लिखने को दी जाए तो आप लिख सकते हैं। गॉट इट? तो ये सैंपल एप्लीकेशन है। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे टू के बाद कॉमा आएगा, दी हेडमास्टर कॉमा। कॉमा क्यों लगा रहे हैं? कॉमा ऑलवेज इंडिकेट्स दैट समथिंग इज इन कंटिन्यूटी। आप चाहें तो ना भी लगाएं, लेकिन लगा दें तो ज्यादा अच्छा होता है। टू के बाद क्या आया? दी हेडमास्टर, ठीक है। टू का मतलब द कंसर्न। दी हेडमास्टर कौन है? ऑर्गेनाइजेशन में एक डेजिग्नेशन। मिसाल के तौर पे सर नबील बेग हेडमास्टर हैं किसी स्कूल के, तो हम यहाँ पे मिर्जा नबील बेग नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दी हेडमास्टर, उनका ओहदा लिखेंगे। ABC सेकेंडरी स्कूल। अब ABC क्यों लिखा है? और एक और बात, यहाँ A और BC के बीच में डॉट नहीं लगेगा, आप ऐसी ABC लिखेंगे। सेकेंडरी स्कूल क्या है? ये नाम है, मतलब मैंने एक नाम फर्ज किया है, इट्स अ सपोजिशन, ठीक है, इट्स अ सपोजिशन है, मैंने सपोज किया है एक स्कूल के नेम को, ठीक है, क्योंकि सैंपल एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन नहीं है। अच्छा ये लाजमी नहीं आप ABC लिखें, क्योंकि ये स्टार्ट होता है तो हम इसको ABC लिख देते हैं, आप चाहे तो CDE लिख दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन कोशिश कीजिएगा वो चीजें ना लिखें जो किसी की एब्रीविएशन बन जाए, जैसे WHO, UNO, इस तरह का नहीं लिखें। तो बेहतर यही होता है कि आप ABC लिख दें, लेकिन लाजमी नहीं है कोई ABC लिखना। बीइंग अ टीचर ये मैं आपको समझा देता हूँ, रट्टा नहीं लगाना, इसको लॉजिक समझ लीजिए। ये सिर्फ हम सैंपल एप्लीकेशन के तौर पे कुछ भी लिख देते हैं वहां पे, ठीक है। कैंपस मैंने वैसे कंसीडर कर लिया फ्री, ये इन्फॉर्मेशन है। ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल कराची, डन। मैं क्या करूंगा उसके बाद एक लाइन स्किप करूंगा, मैं क्या करूंगा उसके बाद एक लाइन स्किप करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा? टू अलाउ क्लास टू गो ऑन पिकनिक एंड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स। और क्या करूंगा? नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो होती हैं, सॉरी, मैं क्या करूंगा, एक लाइन स्किप करूंगा, सब्जेक्ट मैटर लिखूंगा, जिसको इन शॉर्ट हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसके आगे लगा दूंगा मैं कॉलन। और कॉलन जो लगता है वो लगता है किसी चीज को डिफाइन करने के लिए। तो कॉलन लगाने का मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया है कि हेडर क्या होता है। नाउ मूव टुवर्ड्स द बॉडी। बॉडी में क्या होता है? इन द बॉडी मेन कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज रिटन। देखें हमारे पास हेडर में एड्रेस ऑफ रिसीवर होता है, फुटर में एड्रेस ऑफ सेंडर होता है, लेकिन हमारी जो मेन एप्लीकेशन है, मेन कंटेंट है, वो ऑब्वियसली बॉडी में होता है। इन द बॉडी मेन कंटेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज रिटन। बॉडी में क्या लिखा होता है? मेन कंटेंट लिखा हुआ होता है। इट हैज 3 पैराग्राफ्स, इसके 3 पैराग्राफ होते हैं। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में 2 चीजें आती हैं, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होगा राइटर का, जो भी लिख रहा है, आप लिख रहे हैं तो ठीक है, उसमें आप बताएंगे आप कौन हैं, और आप मतलब मिसाल के तौर पे आई एम स्कूल स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 7 दिस एंड दैट, ठीक है। बैकग्राउंड पैराग्राफ, बैकग्राउंड का मतलब होता है आपको कोई ना कोई तो ऐसी सिचुएशन हुई होगी कि जिसकी वजह से आपने एप्लीकेशन लिखा है, बैकग्राउंड बताते हैं आप, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ बच्चे एप्लीकेशन लिखते हुए गलती क्या करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं और एंड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे टू द हेडमास्टर ABC स्कूल कराची, I want to say that I'm a student of your school. Kindly allow our class to go on picnic. I will be highly thankful to you for this act of kindness. XYZ and the end, which is totally wrong. अब मिसाल के तौर पे आप जाते हैं किसी के पास या अपनी मदर के पास, या मिसाल के तौर पे असद अब्बास को कंसोल लेना है, नई चीज लेनी है, तो अपनी मदर को कैसे कन्विंस करेंगे? वो ऐसा नहीं कि जाके कहेंगे मुझे वो लेना है, कंसोल लेना है। आप जाएंगे पहले अपना बैकग्राउंड बताएंगे कि देखिए मामा मैंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मैं फर्स्ट आया हूँ और मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके रिवॉर्ड के तौर पर, जैसा आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, एज यू प्रॉमिस, काइंडली ब्रिंग मी अ कंसोल, अ PS4 लाइक दैट, और PS5 दैट वुड बी ग्रेटर, ठीक है। तो आप एक बैकग्राउंड बताते हैं पूरा, ये बैकग्राउंड था कि आपने मुझसे वादा किया था और इस तरह से, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अपना मेन सब्जेक्ट मैटर लिखते हैं कि आपको आपका मेन पर्पस क्या है लिखने का। पहले आप बैकग्राउंड बताते हैं कि वजह क्यों जरूरत पड़ी लिखने की, फिर बताते हैं आप चाहते क्या है, और एंड में आप अपील करते हैं, अपीलिंग पैराग्राफ के भाई आपके जो ये जो मैटर है इसको कंसिडर किया जाए और आपको जो भी चीज आप फेवर जिस तरह की चाह रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाए।
अब हम आते हैं एग्जाम्पल ऑफ बॉडी पे। देखिए मैंने आपके सामने ये खुद एप्लीकेशन पूरी लिखी है और इसको अच्छी तरीके से कंपाइल किया है। अब आप क्या करेंगे, देखें आपने हेडर लिखा, एक लैंडस्केप की सब्जेक्ट लिखा, फिर एक लाइन स्किप करेंगे और उसके बाद आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे। ये जो रिस्पेक्टेड सर आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये क्या है, दरअसल ये सैल्यूटेशन कहलाता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है मुखातिब करने वाले अल्फाज। आप किसी को बुलाते हैं आप कहकर, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है आप किसको लिख रहे हैं, हेड मास्टर या हेडमिस्ट्रेस को लिख रहे हैं, तो रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। लेकिन आपके जमाने में बच्चों ये जो सैल्यूटेशन है वो सबके लिए डेयर यूज होता है, वेदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सबके लिए डेयर यूज होता है, because it shows more connection to the concern or to the person that you're writing. Dear this, dear that. मैं कहूँ dear Abbas, dear Salman, dear Uzair, like that. मैं कहूँ sir Uzair sir, तो sir ज्यादा formal हो जा रहा है, attachment नहीं हो रही। लेकिन मैं कहूँ dear, it seems quite attachment with a particular subject or with a particular reader or person that I am writing to. ठीक है, तो खैर अब हम स्टार्ट करेंगे। पहला पैराग्राफ रिस्पेक्टेड सर लिखा आपने, उसके बाद कोई लाइन स्किप नहीं करेंगे आप। आपने रिस्पेक्टेड सर लिखा, सैल्यूटेशन में कॉमा लगा दिया, इसका मतलब चीज कंटिन्यू है। तो लाइन स्किप हम उस वक्त करते हैं जब कोई चीज कंटिन्यूटी में ना हो, यानी कि जब कोई चीज हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विद ग्रेट वेनरेशन आई एम एक्स वाई जी स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ ग्रेड 9th एम, ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लास आई एम राइटिंग यू। देखिए आप याद रखिएगा, हम लोग उसमें बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, विद ग्रेट वेनरेशन यानी बहुत ताजीम और इज्जत के साथ, आई एम एक्स वाई जी स्टूडेंट। अब मैंने एक्स वाई जी को लिखा है, ये भी कंसीडर किया है। मैं अपना नाम यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा, मैं अपने आपको सैंपल एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो मैंने भी एक फर्जिया नाम एक्स वाई जी कंसीडर कर लिया, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी यूज हो चुका था। तो आप यहाँ पे एक्स वाई जी लिख दिया मैंने, ठीक है। आप चाहे तो ऊपर एक्स वाई जी लिख दे, नीचे एबीसी लिख दे, डजंट मैटर। लेकिन क्योंकि ये एंड में हम लिखते हैं एज अ फुटर में, इस वजह से इसको एंड करने के लिए मैं एक्स वाई जी लिखते हैं और स्टार्ट में हम एबीसी लिखते हैं। एक्स वाई जी स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल ऑफ ग्रेड 9th एम, on the behalf of my class, I'm writing you this application, and the purpose of this application is that, ठीक है, वो क्या कहते हैं, मैं एक्स वाई स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल के ग्रेड 9th एम का। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ ये ऑन द बिहाफ ऑफ माय क्लास, अपनी क्लास की बिहाफ पे मैं ये एप्लीकेशन आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड द पर्पस ऑफ दिस एप्लीकेशन इज दैट, एज यू नो, आवर फाइनल टर्म एग्जामिनेशंस हैव बीन एंडेड। अब मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि मुझे मेरी क्लास को क्यों जाना है पिकनिक पे, मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। ये बैकग्राउंड ताकि क्या हो सके, एक ग्राउंड बन सके अपने मैटर को सामने समझाने के लिए सामने वाले को, ठीक है। वो क्या कहता है, मैं अपनी क्लास की बिहार पे आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। एंड द पर्पस, आप यहाँ पे कॉज लिख सकते हैं, एजेंडा लिख सकते हैं, द एजेंडा ऑफ दिस एप्लीकेशन और द एजेंडा ऑफ दिस राइटिंग इज दिस, ठीक है। As you know that our final term examinations have been ended, we are waiting for our results. Due to a couple of the hectic weeks of exam preparations, we all are fed up and our minds got tired. वो क्या बताता है, जैसा कि आपको पता है कि हमारे फाइनल एग्जामिनेशंस अभी अभी खत्म हुए हैं और हम अपने रिजल्ट और नताइज का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि ये 2 हफ्ते जो है हमारे लिए बहुत हेक्टिक गुजरे हैं। किस लिए गुजरे हैं हेक्टिक, एग्जाम्स प्रिपरेशन में, ठीक है। और हम सब उगता चुके हैं, वी ऑल आर फेड अप and our minds got tired, और हमारे जहन थक चुके हैं। to reboot and refresh our minds, और हम चाहते हैं अपने दिमाग को रिबूट करने को, रिफ्रेश करने के लिए, we desperately need a picnic। तो हमें क्या है, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए और रिबूट करने के लिए अपने माइंड को, हमें क्या, हम क्या चाह रहे हैं कि आप हमें क्या दे दें, आप हमें पिकनिक पे जाने की इजाजत दे दें, ठीक है। याद रखिएगा नेसेसरी अरेंजमेंट्स की भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड बताया है। सेकंड पैराग्राफ में मैं क्या करूंगा, मैं इलैबोरेट करूंगा। देखिए इंट्रोडक्शन, एग्जांपल ऑफ बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड पैराग्राफ। Really sorry for the inconvenience. ओके, एग्जाम्पल ऑफ बॉडी पैराग्राफ, सब्जेक्ट मैटर पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ हमारा मेन पैराग्राफ होता है, सबसे कोर, जिसमें हम अपनी मेन बात करते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन स्किप करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक मार्जिन है। सब्जेक्ट मैटर पैराग्राफ है ये हमारा,
Of the number of discussions, मैंने बता दिया हम पिकनिक पे क्यों जाना चाहते हैं, हमारे एग्जामिनेशन का हेक्टिक वीक गुजरा था तभी हम चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, ऑफ द नंबर ऑफ डिस्कशंस our class have decided next Wednesday 20th June 2020, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पे कि बहुत सारी डिस्कशन के बाद, बातचीत के बाद हमारी पूरी क्लास ने डिसाइड किया है अगले बुध का दिन 20 जून 2020 अपने पिकनिक के लिए, फॉर आवर पिकनिक, एंड वी हैव चोजन, choose is the first form, chose is the second form, and chosen is the third form. So we have chosen the present perfect sentence. Okay, we have chosen Dreamworld as our picnic spot. क्या बता रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई हमने डिस्कशन के बाद पहले तो डे डिसाइड किया और फिर हमने डिस्कशन के बाद ये भी डिसाइड किया कि हम पिकनिक पे कहाँ जाएंगे, ड्रीम वर्ल्ड जाएंगे, ठीक है। हमने अपना पिकनिक स्पॉट ड्रीम वर्ल्ड को क्या किया है, इलेक्ट किया है। वी वांट यू टू परमिट आवर क्लास टीचर्स, अच्छा हम ये चाहते हैं आपसे कि आप हमारे क्लास टीचर्स, सो आवर सब्जेक्ट टीचर्स, और साथ ही साथ सब्जेक्ट टीचर्स को अलाउ कर दें तो ज्वाइन अस इन द पिकनिक, कि वो हमारे साथ पिकनिक पर चले। वी आल्सो वांट यू टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फूड एंड एंट्री पासेस, और हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे लिए जो जरूरियात की चीजें हैं उनका बंदोबस्त कर दें, अरेंजमेंट्स कर दें। और वो क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, यानी आप व्हीकल, आप कैसे जाएंगे यहाँ से वहां तक, फूड वहां पे आप क्या ईट करेंगे, एंड एंट्री पैसेस, और एंट्री पास जो वहां पे होता है आप सबको पता है, यू ऑल मस्ट हैव एटलीस्ट वंस हैव बीन टू ड्रीमवर्ल्ड, अब सब यकीनन एक मर्तबा तो गए। अच्छा, एग्जांपल ऑफ बॉडी, अपीलिंग पैराग्राफ लास्ट, यानी कि हमारे पास एग्जांपल बॉडी में थर्ड है अपीलिंग पैराग्राफ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने सारी बातें बता दी, बैकग्राउंड भी बता दिया, लेकिन आप अपील नहीं करेंगे। इट्स लाइक दैट कि आप नमाज पढ़े और दुआ ना मांगे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपने अपना मैटर तो बता दिया, लेकिन आप रिक्वेस्ट ना करें, तो हमारा मेन मकसद तो रिक्वेस्ट करना था। We hope that you will consider our subject matter and allow our class to go on picnic. हम उम्मीद करते हैं कि आप क्या करेंगे, हमारे सब्जेक्ट मैटर को समझेंगे और हमारी क्लास को पिकनिक पे जाने की इजाजत देंगे। With our class teachers and subject teachers on proposed date and place. अपने क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर्स के साथ proposed date का मतलब होता है जिस दिन का हमने कहा है, यानी 20 जून, और proposed place का मतलब होता है जहां हमने कहा है, यानी कि ड्रीमवर्ल्ड। Your generosity will be highly appreciated. आपकी सखावत इस मुतालिक हमारे लिए क्या होगी, हमारे लिए बहुत बासर फख्र होगी। फुटर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फुटर बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता। फुटर एड्रेस ऑफ द सेंडर इज रिटन व्हिच इंक्लूड्स, इसमें आपने हेडर में लिखा था जिसको भेज रहे हैं, जो भेज रहा है वो अपनी बातें लिखता है, यानी अपने बारे में कुछ लिखता है, कौन भेज रहा है। डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, मिसाल के तौर पे आप हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो आपकी डेजिग्नेशन है स्टूडेंट है, आप क्या है, स्टूडेंट है, ठीक है। नेम आप अपना चाहे लिख दें, ग्रेड लिख दें, आप कौन से ग्रेड्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप स्कूल नहीं पढ़ रहे तो कौन सा ग्रेड है, अब आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो आप लिखेंगे 7th ग्रेड, 16 ग्रेड, ठीक है। उसके बाद डेट लाइन, एग्जांपल देख लें, क्या एग्जांपल ऑफ फुटर। आप क्या करेंगे, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन स्किप करने के बाद जब आपका थर्ड पैराग्राफ डन होगा फिर एक लाइन स्किप करेंगे आप, और ऐसे लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली, और स्पेस छोड़ के जैसे मिड में मैंने XYZ लिखा है ना, ऐसे लिखेंगे। योर्स ओबीडिएंटली का क्या मतलब है, ये आपकी डेजिग्नेशन है। XYZ योर स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप। XYZ ओबीडिएंटली का मतलब ही होता है फर्मा बरदार, ठीक है। या आप यूं भी लिख सकते हैं, योर्स ओबीडिएंटली स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप, या आप चाहें तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, योर्स ओबीडिएंटली लिख सकते हैं। Who has reigned? Asad Abbas and Khizr Jamil wants to ask something. Let me finish it, inshallah, then I'm going to answer your questions. Okay. XYZ कॉमा, नहीं मैं XYZ को लिखा क्योंकि मैंने वहां अपना नाम I am XYZ लिखा था, ठीक है। फिर लाइन स्किप करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 20 जून 2020। सैंपल एप्लीकेशन देख लें, ये बिल्कुल जैसे आपके पास आपकी कॉपी में लिखते हैं मैंने वैसे ही लिखा है, ठीक है। Asad Abbas wants to say something. Asad Abbas, you can write the question on the chat so I can read it and can answer you. Kindly write that. Okay, to the headmaster ABC Secondary School Campus 4 E48, देखिए मैंने वैसे ही लिखा है, the headmaster ABC Secondary School Campus 4 E48 Block 4 गुलशन इकबाल कराची। यहाँ पे मैंने हाउस नंबर भी लिख दिया E48 या बैंगलोर नंबर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, गुलशन इकबाल लिखा, कराची लिखा, लाइन स्किप की, सब्जेक्ट को देखे मैंने क्या किया है, बोल्ड कर दिया। आप बोल्ड तो नहीं कर पाएंगे वहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्कर से लिखें, सॉरी, या ब्लैक पॉइंटर से लिख दें, डिस्कलर कर देंगे, पूरा ब्लू से लिखें, सिर्फ इसको ब्लैक से लिख दें वाजे करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। या फिर आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, यू कैन अंडरलाइन इट और यू कैन राइट इट विद अ डिफरेंट कलर पेन सो इट विल बी विजिबल। इसका मेन मकसद हमारे पास सब्जेक्ट मैटर का विजिबिलिटी होता है। सब्जेक्ट हम क्यों लिखते हैं,
सब्जेक्ट इसलिए लिखते हैं ताकि जो रीडर है उसको सारा नहीं पढ़ना पड़े, उसको सब्जेक्ट मैटर पढ़ के ही समझ आ जाए कि असल में लिखने वाला क्या कहना चाह रहा है। I didn't get your question, Asad Abbas, yet. खैर, respected sir, with great veneration, I'm XYZ student of your school of grade 9th. वो वही application पूरी लिखी हुई है, ठीक है? On the behalf of my class, I'm writing you this application, and the purpose of this application is that, as you know, our final term examinations have been ended, and we are waiting for our results due to a couple hectic weeks of exams preparation. We are all fed up, and our minds got tired. To reboot and refresh our minds, we desperately need a picnic. ओके उसके बाद देखें सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ आफ्टर नंबर ऑफ डिस्कशंस, वो पूरा है। थर्ड पैराग्राफ है, एक लाइन स्किप की है, योर्स ओबीडिएंटली XYZ, फिर एक लाइन स्किप करके डेट लाइन, इसको कहते हैं डेट लाइन, ठीक है। और डेट आप कैसे लिखेंगे ये भी समझ लें। डेट आप वन और फिर 2 और इस तरीके से नहीं लिखेंगे कॉमा लगा के। आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डे, और ये जो स्टैंडर्ड है ये अलग अलग है। वैसे वर्ड स्टैंडर्ड है DDMMYY, डे, मंथ और ईयर, लेकिन कई जगहों पे मंथ पहले लिखा जाता है, फिर डे लिखा जाता है, फिर ईयर लिखा जाता है। बहुत सारी जगहों पे पहले ईयर लिखा जाता है। अब अगर तारीख 13 या 14 है या उससे ऑनवर्ड्स है तो ठीक है, लेकिन अगर तारीख 12 के अंदर अंदर है तो 12 महीने भी होते हैं, 12 डेट भी है, तो कौन सा मंथ है और कौन सा डे है ये कंफ्यूजन रहती है। इस वजह से इसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा जो डे है उसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिक्स में लिखेंगे, और आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे नेम ऑफ मंथ। तो यहाँ ये जो मसला होता है कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। डेट, उसके बाद आप लगाएंगे कॉलन 20th, अगर आप यहाँ पे लिखते कोई सी भी, जैसे मैंने लिखा था 20 जून 2020। अच्छा, आप मंथ लगाने के बाद ईयर से पहले कॉमा लगाएंगे, और आप इसके दरमियान में कोई दूसरा साइन, कॉलन, सेमीकॉलन, इक्वल टू, कॉमा, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। सिर्फ कहाँ लगाएंगे, आप मंथ के बाद लगाएंगे कॉमा, और उसके बाद आगे लिख देंगे। आई होप कि आप सबको ये सारी बातें समझ में आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।